तो इस वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे थ्रोम्बोसिस के बारे में, ठीक है। सो दिस बिलोंग्स टू द चैप्टर हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स। लेट्स स्टार्ट। So, what is thrombosis? Whenever say the definition, this is basically a pathological formation of intravascular clot. See, intravascular clots हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर का क्लॉट बनना, और वो भी पैथोलॉजिकल हो। जनरली हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट जब बनते हैं जब कोई इंजरी हुई जाती है, उसके रिस्पॉन्स में बनते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ अनवांटेड हो, सो बेसिकली अनवांटेड पैथोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंट्रावेस्कुलर क्लॉट, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। Next point is that it can occur both in the arteries and veins. So this is an important point कि arteries में भी हो सकता है और veins में भी हो सकता है, क्योंकि आर्टरी और वेन्स दोनों ही हमारे पास में क्या है, वेस्कुलर सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। सो इसका जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है दैट इज डीवीटीज ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। डीवीटी इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। For just as of now, you just remember this line and we will be clearing the concept in the upcoming slides, right? So, common risk factor. See, thrombosis क्यों होगा, कौन ज़्यादा रिस्क पे है, किसके अंदर होगा, क्योंकि ये एक पैथोलॉजी है। सो कॉमन रिस्क फैक्टर के अंदर वर्को नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने स्टडी की थी, इनके ऊपर बहुत सारी स्टडी की थी इसने। तो उसने एक ट्रायड दिया था दैट इज नोन एज वर्कोस ट्रायड, right? So it's kind of a triangle that you can imagine, right? So first major risk factor is your disruption in blood flow, या इसको कहते हैं stasis in blood flow, but disruption is a better term. So अगर blood flow में किसी भी प्रकार का disruption है, like कि वो हमारे पास में laminar से turbulent हो गया है, या फिर stasis वो पूरी तरीके से रुक चुका है, so that is one of the high risk factor जिसकी वजह से thrombosis हो सकता है। Second is your endothelial cell injury. See, endothelium has a lot of functions, right? It is procoagulant and also it is anticoagulant. But whenever there is an injury to endothelium, we will see that how it can lead to thrombosis in the upcoming video. So this is a second risk factor. For as of now, you just remember these three. And believe me that I will be clearing each of them in the upcoming video. And the third is your hypercoagulable state, right? This is the third work of triad. कॉमन रिस्क फैक्टर। सो दीज थ्री, ये वाले जो तीन हैं, दिस आर द हाई रिस्क फैक्टर: डिसरप्शन इन ब्लड फ्लो, एंडोथेलियल सेल इंजरी एंड हाइपरकोएगुलेबल स्टेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वीनस थ्रोम्बस। जैसा कि मैंने कहा कि ये आर्टरी और वीन दोनों में ही हो सकता है, एंड नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द वीनस थ्रोम्बोसिस। ओके, सो पैथोजेनेसिस। सी, अगर वीन्स की हम बात करते हैं तो वहां पे क्यों होगा थ्रोम्बस की फॉर्मेशन, क्यों होगी? इट इज मोस्टली ड्यू टू स्ट्रेसेस ऑफ ब्लड फ्लो। जैसा कि वर्को ट्रायड में हमने पहला पढ़ा था, डिसरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो। तो ये वाला जो है वीनस थ्रोम्बोसिस, मोस्टली ये होता है स्ट्रेसेस की वजह से, ब्लड फ्लो के रफ्तार के कम हो जाने की वजह से। क्यों? क्योंकि वेन्स पहले ही स्लो वेलोसिटी सिस्टम है। वी नो कि आर्टरीज के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि जस्ट डायरेक्टली हार्ट से पंप आ रहा होता है, इस वजह से। जो वेन्स है एज कंपेरेटिवली टू आर्टरीज, दे आर स्लो वेलोसिटी सिस्टम्स, तो इसी वजह से वहां पे स्ट्रेसेस ऑफ ब्लड फ्लो होता है, राइट? ओके, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन कि वेन्स के अंदर स्लो वेलोसिटी सिस्टम है, जो ब्लड फ्लो का डिसरप्शन यहां पे एक मेजर कोज बनता है। दूसरा, हाइपरकोएगुलेटिव स्टेट भी एक रीजन बन सकता है। तो कुछ केसेस के अंदर हाइपरकोएगुलेटिव स्टेट भी रीजन बन सकता है। इसके बारे में हम आने वाली एक पूरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फॉर एज ऑफ नाउ यू जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, ठीक है। सेकेंड इज योर द कंपोजिशन। नाउ थ्रोम्बस मैंने कहा कि इंट्रावास्कुलर क्लॉट है, मैंने कहा कि आर्टरीज और वेन्स दोनों में हो सकता है, बट इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, जिनमें से कंपोजिशन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम एक वीनस के अंदर बने हुए थ्रोम्बस की बात करें तो इट इज मेनली कंपोज ऑफ आरबीसीज, राइट? इसको कहते हैं रेड थ्रोम्बस। सो वीनस का थ्रोम्बस इज अ रेड थ्रोम्बस। अगर हम उस आरबीसी की एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्कैनिंग इमेज को देखें तो उसमें आरबीसीज की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है, और फिब्रिन बीच में देखने को मिलता है, दैट इज फिब्रिन स्ट्रैंड इंटरमिंगल। सो दिस इज द करेक्ट लाइन कि इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ आरबीसीज विद फिब्रिन स्ट्रैंड इंटरमिंगल्ड, राइट? अगर हम ग्रोसली बात करें सो इट अपीयर्स एज अ डार्क रेड क्लोट। डार्क रेड क्यों? क्योंकि आरबीसी से बना हुआ है, रेड थ्रोम्बस ही नाम इससे आया है। सो दैट इज अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ वीनस थ्रोम्बस। नाउ थर्ड इज द लोकेशन, कि कहाँ हमें ये देखने को मिलता है। सी, वीनस थ्रोम्बस है तो वेन्स में देखने को मिलेगा, बट कहाँ के वेन्स में?
नाउ एक पल के लिए सोचो कि ऐसी कौन सी वेन्स है जिनके अंदर वेलोसिटी और ज़्यादा स्लो होगी। ऑब्वियसली दैट इज द लोअर एक्सट्रीमिटीज वेन। तो जो हमारे पाँव की वेन्स होती हैं वहाँ पे थ्रोम्बोसिस का खतरा, स्पेशली जो विनस थ्रोम्बोसिस है उसका खतरा सबसे ज़्यादा होता है, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज बिलो द नी। सी हमारे अगर लेग की बात करें तो दे आर टू कंपार्टमेंट डिवाइडेड कि बिलो द नी एंड अबव द नी। सो बिलो द नी इज अगेन मोस्ट कॉमनेस्ट। देखो ना यार, अगर नी से नीचे वाले वेन्स की बात करते हैं तो वहां से ही सबसे ज्यादा एफर्ट लगेगा वेन्स को पुश करने में ग्रेविटी के अगेंस्ट बढ़ गो। सो दैट इज मोस्ट कॉमनेस्ट। सो वेन जो अफेक्टेड होती है वहां पे वेन्स, वो होती है आर्टरीज एंड पोस्टीरियर पेरोनियल वेन्स and your calf venous sinuses. So you just need to remember these two main important veins for the exam purposes, that is anterior and posterior peroneal vein and calf venous sinuses, right? And above the knee की अगर हम बात करते हैं तो femoral and your popliteal veins are involved. सो दिस इज द टू। एंड सी रिमेंबर कि मैंने कहा था पहली स्लाइड में कि जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है लेग का वो सबसे ज्यादा कॉमन है। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म है ना थ्रोम्बोसिस का, वो ये है नी के नीचे की तरफ में होने वाला थ्रोम्बोसिस। सो बिलो नी, दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट ऑफ ऑल। ओके, नाउ देयर इज अनदर नोट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर कि दिस फॉर्म कैन एम्बोलाइज टू पेल्विक and pulmonary veins. Even pulmonary embolism is a more common complication of DVT. इस का मतलब क्या है कि जो हमारी लेग है उस लेग से ऊपर की तरफ पेल्विस आता है। सो वो जो थ्रोम्बस है वो एम्बोलाइज कर सकता है पेल्विस के अंदर। और अगर हम बात करें कि जो वेन्स है वो कहाँ ड्रेन करेगी, दैट ड्रेन्स इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम जाएगा राइट वेंट्रिकल में एंड दे विल गो टू पल्मोनरी आर्टरी, राइट। सो पल्मोनरी आर्टरी विल गो टू द लंग्स। तो इसकी वजह से क्या है कि कैन एम्बोलाइज टू पेल्विक वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज। दिस इज रॉन्ग राइट, यहाँ पे आर्टरी आएगा एंड पल्मोनरी आर्टरीज, राइट। सो इसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है एंड दैट इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीवीटी। इसी से हम फियर करते हैं अगर कोई डीवीटी का पेशेंट आता है कि उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो जाए, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज काइंड ऑफ अ साइलेंट एम्बोलिज्म। वी विल टॉक अबाउट इट इन द अपकमिंग वीडियो ऑफ एम्बोलाई। इनके अलावा जो और बॉडी में बहुत सारी वेन्स हैं वो भी अफेक्ट हो सकती है। बेसिकली कोई भी वेन अफेक्ट हो सकती है, मोस्ट कॉमन ये थी। और उसके बाद जो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होते हैं दैट इज एक्सिलरी वेन, दैट इज सुपीरियर वेना कावा, द हिपेटिक वेन्स एंड द ड्यूरल वीरल साइनसेस इन द ब्रेन, राइट। सो दे कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड इन द ड्यूरा, सॉरी नॉट इन द ब्रेन, ड्यूरा। Now, what will be the clinical findings if a patient come to you of venous thrombosis? See, first is अगर उसको DVT है, दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो वो स्वेलिंग के साथ आएगा उस एरिया की, पेन के साथ आएगा कि यहाँ पे दर्द होता है, राइट। एंड स्किन डिस्कलरेशन अराउंड द एरिया। दिस इज नॉट प्रिटी कॉमन बट इट कैन बी देयर इन लेटर स्टेजेस, राइट। सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में स्वेलिंग के साथ आएगा, पेन के साथ आएगा एंड स्किन डिस्कलरेशन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। सेकेंड इज योर पल्मोनरी आर्टरी। जैसे मैंने बताया कि जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है दैट कैन गोज टू राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल एंड देन गोज टू योर पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी का अगर थ्रोम्बोसिस है सो इट कैन कोज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड मे कॉज पल्मोनरी इन्फार्क्ट। रिमेंबर कि ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कॉमन नहीं है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज नॉट अ कॉमन साइन एंड पल्मोनरी इन्फार्क्ट ये तो बहुत रेयरली होता है क्योंकि लंग के पास में ड्यूअल ब्लड सप्लाई है। वी विल टॉक इट अबाउट इन बिग डिटेल इन अपकमिंग वीडियोज। So as of now, you just remember this can be a clinical finding, but pulmonary infarct is a very, you can say, very high level of complication of that pulmonary embolism. Third is hepatic vein. जैसे मैंने बताया कि hepatic vein भी affect हो सकती है and once the hepatic vein is affected, this will cause actually yours hepatomegaly, right? Fourth is your superior vena cava. जैसे मैंने बताया superior vena cava भी infect हो सकती है, so that is basically cause your jugular vein distension. Okay, so this is a clinical finding in case of SVC thrombosis. Next is your DST, that is dural sinuses thrombosis. So अगर यहाँ के sinus affect हो जाते हैं so that can cause intracerebral hemorrhage. So these are the clinical findings and you can remember them. Now what is the treatment? See, जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो के अंदर कि इसके अंदर majorly RBCs होते हैं with intermingled fibrin clot. So इस तरह की चीज़ों को ट्रीट करने के लिए we use warfarin and heparin. See, we don't generally use platelet aggregator blockers like aspirin हो गया या फिर PYT12 antagonist, वो सब हम यूज नहीं करते। We use
वारफरिन एंड हेपरिन। बेसिकली हम वो ड्रग्स यूज करते हैं जो फाइब्रिन को टारगेट करे या जो कोगुलेशन के फैक्टर्स है उनको टारगेट करे, प्लेटलेट्स को टारगेट ना करे। क्यों? क्योंकि यहां पे प्लेटलेट्स है ही नहीं कॉम्पोजिशन में, मतलब कि बहुत कम है। मैंने बताया ना कि वेनस थ्रोम्बोसिस इज अ रेड थ्रोम्बस, सो देयर इज मोर ऑफ आरबीसी विद फाइब्रिन स्ट्रैंड। लाइक जो वारफरिन है, वारफरिन जो है वो टारगेट करता है एपॉक्साइड रिडक्टेज को, एंड इट विल ब्लॉक द 2, 7, 9, 10। तो अगर वो 10 बेसिकली अगर सेकंड फैक्टर टारगेट हो गया, थ्रोम्बिन टारगेट हो गया, सो हमारे पास में क्या फाइब्रिन कभी स्टेबल बन ही नहीं पाएगा फाइब्रिनोजन से। तो इस तरह के हम ट्रीटमेंट करते हैं। सो दैट इज बेसिकली फॉर प्रिवेंशन एंड फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट जो बन चुका है उसके लिए दैट वी यूज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ड्रग्स लाइक रेटिप्लेज। राइट, रेटिप्लेज एक रिकॉम्बिनेंट टीपीए है जो हम देते हैं पेशेंट को ताकि जो क्लॉट बन चुका है वो क्लीव हो सके। सो दैट इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। नेक्स्ट इज योर आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। जैसे मैंने बताया, दूसरा बताया आर्टेरियल, वेनस तो हमने डिस्कस कर लिया। सो आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड इट्स नॉट कॉमन बट इट कैन बी अ केस। राइट, फर्स्ट इज योर पैथोजेनेसिस। सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पैथोजेनेसिस? देखो, दोनों में ही वर्कआउट ट्राइड में से एक होगा। वीनस के अंदर पैथोजेनेसिस में रीजन था स्टेसिस, डिसरप्शन, क्योंकि वो एक स्लो स्पीड सिस्टम है, और आर्टेरियल एज कंपैरेटिवली एक हाई वेलोसिटी सिस्टम है, और यही चीज इसके लिए नुकसानदायक बन जाती है। हाई वेलोसिटी से एंडोथीलियल के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स व्हाई हाइपरटेंशन कैन एक्चुअली कॉज योर एंडोथीलियल सेल इंजरीज। सो पैथोजेनेसिस हम आते हैं, एंडोथीलियल सेल इंजरी इसका मेन रीजन बनता है। सेकेंड इज योर कॉम्पोजिशन। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, सो इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ प्लेटलेट्स, दैट इज डार्क ग्ले क्लॉट विद फिब्रिन। सो यहां पे एक डिफरेंस है, वीनस के अंदर ये बना होता था आरबीसी विद फिब्रिन, यहां पे है प्लेटलेट्स विद फिब्रिन, जहां पे प्लेटलेट्स डोमिनेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। वीनस में यहां पे आरबीसीज डोमिनेट करते थे। ओके, सो साइट वेनस के अंदर में देखा कि डीवीटीज काफी कॉमन थे। यहां पे जो साइट है मैं बताता हूं आपको कि जो आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस है ना, मोस्टली एंडोथेलियल सेल इंजरी की वजह से होता है, और ये ओवरलाई करता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक को। राइट, सो अगर किसी को भी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से प्लाक बन गया है जनरिंग कोरोनरी आर्टरी, तो उसके ऊपर जो है थ्रोम्बस बनना स्टार्ट होता है। एंड वी विल डिस्कस दिस मोर इन आवर अपकमिंग वीडियो। सो एज ऑफ नाउ यू जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, एंड दिस इज सीन इन कोरोनरी आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी एंड योर फीमोरल आर्टरी। और ये मैंने डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में लिखे है, यानी कोरोनरी आर्टरी में दिस इज मोस्ट कॉमन आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, क्योंकि यहां पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनेगा, उसके ऊपर ओवरलाई कर जाएगा। देन सेरिब्रल आर्टरी हो सकता है, देन हमारे पास में फीमोरल आर्टरी हो सकते हैं। नाउ व्हाट आर द आउटकम्स, व्हाट कैन बी द आउटकम ऑफ अ थ्रोम्बस? सो इट कैन बी इन्फाक्शन, ठीक है, लाइक कोरोनरी आर्टरी हो गई तो एमआई, दैट इज मायोकार्डियल इंफाक्ट, इट कैन बी रीनल इंफाक्ट, इट कैन बी अ पल्मोनरी इंफाक्ट, तो इन्फाक्शन है। सेकेंड इज स्ट्रोक। So if middle cerebral artery is involved, then we get a stroke in the brain. So that is a stroke. Now how will you treat the patient of an arterial thrombosis? यहाँ पे ट्रीटमेंट में एक डिफरेंस आता है आर्टीरियल और वेनस के अंदर। सी अगर आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस का पेशेंट है, देन यू वॉन्ट गिव हिम वारफिन, और बेसिकली यू वॉन्ट गिव हिम वारफरिन एंड हेपरिन, यू बेसिकली गिव हिम प्लेटलेट एग्रीगेशन ब्लोकर्स लाइक एस्पिरिन। राइट, एस्पिरिन को कहते हैं ब्लड थिनर है, राइट, सो बिकॉज एस्पिरिन ब्लॉक्स द कॉक्स एंजाइम। सो बेसिकली जो एस्पिरिन है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को ब्लॉक कर रही है, क्योंकि थ्रोम्बोएक्सिन A2 को बनने नहीं दे रहा। सो दिस इज बेसिकली प्लेटलेट एग्रीगेशन ब्लॉकर्स। और हम जानते हैं कि जो आर्टीरियल थ्रोम्बस है दैट इज मोस्टली मेड अप ऑफ प्लेटलेट्स, राइट। तो अगर हम प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को ब्लॉक कर रहे हैं, देन वी आर अफेक्टिंग द आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस। जबकि वेनस थ्रोम्बोसिस में प्लेटलेट्स का वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे फाइब्रिन और आरबीसीज मोस्टली डोमिनेट करते हैं। एंड सेकंड इज योर P2Y12 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट। ये फार्मा की लाइन है, इसको हम रिमेंबर कर लेते हैं। अगर जिसको नहीं जानते सुन ले कि P2Y12 जो रिसेप्टर है, दिस रिसेप्टर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ADP मीडिएटेड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। हम जानते हैं कि जैसे ही एक प्लेटलेट एडियर होता है तो वो ADP रिलीज करता है, और ये ADP जो है फर्दर एग्रीगेशन को प्रमोट करता है। सो ADP मीडिएटेड एग्रीगेशन इस रिसेप्टर के सिग्नलिंग के थ्रू होता है, और अगर हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे एंटागनिस्ट दे करके, देन वी विल प्रिवेंट द एग्रीगेशन। सो दैट इज बेसिकली द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। नाउ
देयर इज वन क्वेश्चन कि क्लोट मरने से पहले बना है या फिर मरने के बाद बना है, ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, डिफरेंस इन द पोस्टमार्टम क्लोट्स एंड द नॉर्मल क्लोट्स। देखो, मरने के बाद में जो पूरा ब्लड है उसकी क्लोटिंग हो जाती है, वी ऑल नो दैट, राइट? सो हाउ विल यू डिफरेंशिएट एक्चुअली दैट? सी, देयर आर टू फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द नॉर्मल क्लॉट्स जो मरने से पहले बने थे। वन इज द लाइन ऑफ जैन, यू जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, दिस इज वेरी वेरी हाई यील्ड पॉइंट, द लाइन ऑफ जैन। सो इसमें क्या होता है, देर ऑल्टरनेटिंग पेल एंड रेड कलर बैंड्स। ओके, सो लेट मी जस्ट गिव यू अ पिक्चर। सो दिस इज अ लाइन ऑफ जैन। सो इस वाले एरिया को देखो, दिस एरिया, ये वाला एरिया रेड नहीं है, दिस इज पेल, एंड यू लुक एट दिस एरिया, दिस इज रेड। सो दिस रेड एरिया इज शोइंग यू द आरबीसीज, और ये वाला जो पेल एरिया है, दिस इज शोइंग यू योर फिब्रिन with platelets intermingled between them. So ये वाला area is specifically showing you RBCs and ये वाला area specifically showing you fibrin with platelets. So alternate bands, pale, red, pale, red, pale, red, pale, red, ये जो है this alternating sequence is what we call as the lines of Zehn, and ये हमेशा हमें नॉर्मल क्लॉट्स में देखने को मिलती है जो लिविंग कंडीशन में बनते हैं, पोस्टमार्टम क्लॉथ में देखने को नहीं मिलती। Second feature is normal clots are adhered to vessels, right? कि ये वेसल से एडियर हो गए, जबकि पोस्टमार्टम क्लॉट्स के अंदर वो वेसल से एडियर नहीं होते। इसको तुमने अगर एनेटमी की क्लास के अंदर इफ यू हैव एवर लुक इनटू वेसल, तो वेसल में से काफ़ी सारे क्लोट्स निकल रहे होते हैं, है ना? वो इसलिए होता है क्योंकि मरने के बाद जो पूरा ब्लड होता है वो क्लोटिंग के अंदर चला जाता है। सो दे आर नॉट स्टिक टू वेसल, वो निकल जाते हैं। एनाटॉमी क्लास में कभी नोटिस किया हो तो वेसल्स को स्क्वीज करने पे, राइट? लेकिन नॉर्मल क्लोट्स दे आर एडहियर टू वेसल्स। Okay, so and another note point that you should remember is that post-mortem clots do not contain cells. कि post-mortem clots के अंदर cells नहीं होते, they are mostly made up of fibrin proteins, right? क्योंकि जो सारे के सारे cells है वो destroy हो चुके होते हैं due to sodium potassium pump. So this is another thing that you should remember. Okay, this is line of Zehn, and this was all, and we will continue the video session with varicose stride. Thank you.